और स्वागत है। आज हमारे पास एक ऐसी कहानी है जो जो किसी भारतीय गांव के अंधेरे कोने से निकल कर आती है। हम्म। पर ये कोई जंप स्केयर वाली कहानी नहीं है। ये वो कहानी है जो धीरे धीरे दिल में उतरती है और और फिर वहीं बस जाती है। और कहानी का केंद्र है भैरवपुर नाम का एक गांव। और वहां एक पुराना अनकहा नियम है जिसे कोई नहीं तोड़ता। क्या नियम है वो? सूरज ढलने के बाद उस पुराने बरगद के पेड़ के पास कोई नहीं जाता। हमारी आज की ये पूरी पड़ताल द बनियन ट्री ऑफ भैरवपुर नाम की एक कहानी पर आधारित है। और हमारा मकसद सिर्फ कहानी सुनाना नहीं है, बल्कि इसकी जड़ों तक पहुंचना है। बिल्कुल। ये समझने की कोशिश करना है कि कैसे ये कहानी सिर्फ भूत प्रेत से कहीं आगे बढ़कर सामाजिक अन्याय, अपराध बोध और उस सच के बारे में है जिसे दशकों पहले दफना दिया गया था। तो चलिए इस दबे हुए सच की परतों को खोलते हैं। हम्म। कहानी शुरू होती है राघव के साथ। राघव जो 12 साल बाद शहर से अपने गांव भैरवपुर लौटा है। वो पढ़ा लिखा है, मॉडर्न सोच का है। और गांव के इन अंधविश्वासों को बचपन की कहानियां मान के हंस देता है। हाँ, और कहानी का पहला टकराव यहीं से शुरू होता है। राघव जो शहर के तर्क का प्रतीक है और भैरवपुर जो अपनी पुरानी डरावनी मान्यताओं में जकड़ा हुआ है। ये सिर्फ एक इंसान की घर वापसी नहीं है, ये दो दुनियाओं का आमना सामना है। बिल्कुल। गांव पहुंचने की पहली शाम ही वो अपने बचपन के दोस्त मोहित से कहता है कि कल सुबह खेतों की तरफ टहलने जाएगा। और बातों बातों में जिक्र कर देता है उस पेड़ का। हाँ, जैसे ही वो बरगद के पेड़ का नाम लेता है, मोहित का चेहरा सफेद पड़ जाता है। वो कांपती हुई आवाज में कहता है, कहीं भी जाना पर वहां मत जाना। ये पहला संकेत है कि गांव का डर सिर्फ कोई कहानी नहीं बल्कि एक जीती जागती हकीकत है। राघव तो उस पर हंस देता है, लेकिन कहानी हमें बताती है कि उसी रात गांव में कुछ ऐसा होता है जो इस हंसी को हमेशा के लिए खामोश कर देता है। हाँ, आधी रात के बाद गांव के कुत्ते अजीब तरह से रोने लगते हैं। और सुबह तक खबर फैल जाती है, एक मौत हुई है। चंद्रू नाम के एक शराबी की लाश बरगद के पेड़ के पास मिलती है। पर कहानी इसे एक साधारण मौत की तरह पेश नहीं करती। नहीं, बिल्कुल नहीं। स्रोत में जो विवरण है वो बहुत बहुत परेशान करने वाला है। बहुत ज्यादा। चंद्रू का शरीर अजीब तरह से मुड़ा हुआ है, जैसे जैसे किसी ने उसकी सारी हड्डियां तोड़ दी हों। आंखें डर से फटी हुई हैं। और गर्दन पर हाथ के निशान है। पर वो निशान किसी आम इंसान के नहीं लगते। कहानी कहती है कि उंगलियां बहुत लंबी हैं, बहुत पतली हैं और गिनती में ज्यादा हैं। ये एक छोटा सा विवरण है, लेकिन ये इतना अजीब क्यों है? ये बहुत जरूरी सवाल है। देखिए, कहानी लिखने वाला चाहता तो इसे एक साधारण गला घोटने का मामला बना सकता था। सही बात है। लेकिन गिनती में ज्यादा उंगलियों वाली बात ये इसे सीधे सीधे उस दायरे में ले जाती है जहां तर्क और विज्ञान वो काम करना बंद कर देते हैं। ये एक सुपरनैचुरल घटना का पहला सबूत है। ये गांव वालों के डर को एक तरह से जायज ठहराता है और राघव के शहरी अविश्वास को पहली चोट पहुंचाता है। और शायद इसीलिए जब गांव का मुखिया लाश को देखकर धीरे से कहता है, ये फिर से शुरू हो गया है, तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बिल्कुल। इसका मतलब है कि ये कोई नई घटना नहीं है, ये एक पुरानी दबी हुई कहानी की वापसी है। तो ये कहानी है क्या? जब राघव अपने दोस्त मोहित पर दबाव डालता है तब वो सच सामने आता है जो गांव की हवा में घुला हुआ है पर कोई जुबान पर नहीं लाता। अच्छा। ये कहानी 35 साल पुरानी है, कावेरी नाम की एक औरत की। कावेरी एक खूबसूरत अकेली विधवा थी और जैसा कि अक्सर होता है उसकी यही पहचान उसके लिए अभिशाप बन गई। कहानी में बताया गया है कि गांव के मर्दों की उस पर बुरी नजर थी, औरतें उससे जलती थीं और बड़े बुजुर्गों को हमेशा ये डर लगा रहता था कि वो गांव का नाम बदनाम कर देगी। यहाँ रुक कर ये समझना जरूरी है, ये सिर्फ एक किरदार का परिचय नहीं है। नहीं, ये एक सामाजिक सच्चाई का आईना है। कावेरी का अकेलापन उसे कमजोर बनाता है और समाज का हर तबका, मर्द, औरतें, बुजुर्ग, अपने अपने कारणों से उसे निशाना बनाता है। और फिर एक तूफानी रात। हाँ, एक तूफानी रात उसे बरगद के पेड़ के पास घसीटा गया। उसके साथ क्या हुआ ये कोई नहीं कहता। सुबह उसकी लाश पेड़ से लटकी हुई मिली। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इसे आत्महत्या बताकर मामला रफा दफा कर दिया गया। हाँ, पुलिस ने कोई जांच नहीं की, किसी ने कोई सवाल नहीं पूछा। समाज ने कितनी आसानी से इसे आत्महत्या का नाम दे दिया। ये सिर्फ सच को छुपाना नहीं है, ये एक तरह की सामाजिक गैसलाइटिंग है ना? हाँ, बिल्कुल। पूरे गांव ने मिलकर एक महिला पर हुए अत्याचार को उसकी अपनी गलती बना दिया।
ये कह दिया कि वो दुखी थी, इसलिए उसने जान दे दी। ये सामूहिक अपराध बोध से बचने का सबसे आसान तरीका था। लेकिन कहानी बताती है कि सच ज्यादा देर तक दफन नहीं रहा। नहीं रहा। उस घटना में शामिल एक एक आदमी ठीक 1 महीने के अंदर रहस्यमयी तरीके से मर गया। उनकी मौतें भी वैसी ही थी, डर से फटी आंखें, अजीब तरह से मुड़े हुए शरीर। तो एक तरह से उस वक्त कावेरी का भूत बदला नहीं ले रहा था, वो उस न्याय को लागू कर रहा था जो समाज और कानून उसे देने में नाकाम रहे थे। उन मौतों के बाद दशकों तक शांति रही, जैसे जैसे हिसाब बराबर हो गया हो। पर अब चंद्रू की मौत बताती है कि हिसाब अभी अधूरा था। और अब इस अधूरी कहानी का केंद्र राघव बनता जा रहा है। शुरुआत में वो इन सब बातों को मास हिस्टीरिया मतलब सामूहिक उन्माद कहकर खारिज कर देता है। उसे लगता है कि गांव वाले अंधविश्वासी हैं। हाँ, लेकिन फिर अजीब घटनाएं उसके साथ होने लगती हैं। जो डर अब तक पूरे गांव का था, वो अब राघव के दरवाजे पर दस्तक देता है। हाँ, बंद कमरे में रात को फुसफुसाने की आवाजें, गीले पैरों के चलने की आवाज। और एक रात वो अचानक जाग जाता है और देखता है कि दरवाजे से लेके उसके बिस्तर के पास तक गीले पैरों के निशान हैं। निशान ठीक उसके बिस्तर के पास आकर रुक गए हैं। ये बहुत ही डरावना दृश्य है, पर सवाल ये है कि अब ये सब राघव के साथ ही क्यों हो रहा है? ये कहानी का एक बहुत महत्वपूर्ण मोड़ है। ये पथचिन्ह उसे बता रहे हैं कि तुम इस कहानी से बाहर नहीं हो, तुम सिर्फ एक दर्शक नहीं रह सकते। अब तक वो इस कहानी को दूर से देख रहा था, उस पर अपनी राय दे रहा था, लेकिन अब कहानी खुद उसके पास चलकर आ गई है। ये उसे इस रहस्य में शामिल होने के लिए मजबूर कर रही है। और ये डर तब और बढ़ जाता है जब 2 और मौतें होती हैं। गांव की पंचायत के 2 सदस्य, हाँ, जो 35 साल पहले भी पंचायत का हिस्सा थे। पैटर्न अब बिल्कुल साफ है। कावेरी अपना अधूरा काम पूरा करने लौटी है। वो उन लोगों को ढूंढ रही है जिन्होंने सच को छुपाने में मदद की थी। इसी डर के साथ राघव के मन में एक भयानक सवाल उठता है। एक ऐसा सवाल जो वो शायद कभी पूछना नहीं चाहता था। वो अपनी माँ से सीधे सीधे पूछता है, क्या पिताजी इसमें शामिल थे? और उसकी माँ कुछ नहीं कहती, बस फूट फूट कर रोने लगती है। और यही उसका जवाब होता है। यहाँ विरासत में मिले अपराध बोध का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत दिलचस्प है। राघव ने तो कुछ किया भी नहीं था, वो तो उस वक्त पैदा भी नहीं हुआ था। फिर भी कहानी का बोझ उसके कंधों पर कैसे आ जाता है? ये इस कहानी का सबसे गहरा हिस्सा है। राघव सीधे तौर पर दोषी नहीं है, लेकिन वो अपने पिता के पाप का बोझ ढो रहा है। ये अपराध बोध अब उसकी पहचान का हिस्सा बन गया है। और उसकी माँ का कबूलनामा इस बोझ को और भी भारी बना देता है। हाँ, वो बताती है कि राघव के पिता ने कावेरी को छुआ नहीं था, लेकिन उन्होंने अदालत में झूठ बोला था। उन्होंने गवाही दी थी कि कावेरी डिप्रेशन में थी, कि उसने अपनी जान खुद ली। और कहानी में जो सबसे भयानक विवरण है वो यह है कि उन्होंने झूठी गवाही अपने नवजात बेटे के सिर पर हाथ रखकर खाई थी। यानी राघव के सिर पर। हाँ, सोचिए इस बात की गहराई को। ये सिर्फ एक कानूनी झूठ नहीं था, ये एक नैतिक पाप था। एक पिता ने अपने बेटे के जीवन की कसम खाकर एक निर्दोष औरत के चरित्र पर दाग लगाया और उसके हत्यारों को बचाया। बिल्कुल। इस एक काम ने राघव के भाग्य को हमेशा के लिए कावेरी के भाग्य से जोड़ दिया। उसकी जिंदगी एक झूठ की बुनियाद पर शुरू हुई। और अब उस पाप का हिसाब चुकाने का वक्त आ गया है। उस रात ठीक 2:17 पर राघव का फोन बजता है। एक अनजान नंबर से मैसेज आता है। पहला मैसेज है, तुम्हारी आंखें उसके जैसी हैं। राघव का खून जम जाता है। और फिर दूसरा मैसेज आता है, वहां आओ जहां तुम्हारे पिता ने मुझे छोड़ा था। इस पल में राघव के अंदर एक जंग छिड़ जाती है। एक तरफ जान का डर है जो उसे रोकने के लिए कह रहा है, और दूसरी तरफ अपराध बोध है। और अपराध बोध एक ऐसी अदृश्य जंजीर की तरह काम करता है जो उसे उस बरगद के पेड़ की ओर खींच कर ले जाता है। वो जानता है कि उसे वहां नहीं जाना चाहिए, लेकिन वो खुद को रोक भी नहीं पाता। और वो चल पड़ता है, सोए हुए घरों के पास से, बंद दरवाजों के पास से गुजरता हुआ। वो बरगद के पेड़ के पास पहुंचता है। हवा बिल्कुल शांत है। और फिर पेड़ की घनी छाया से कोई बाहर निकलता है। कावेरी। कहानी में उसके रूप का वर्णन बहुत मार्मिक है। उसकी गर्दन एक तरफ झुकी हुई है, जैसे अब भी रस्सी का बोझ हो। उसके पैर जमीन को नहीं छू रहे। और उसके चेहरे पर गुस्सा नहीं है, बल्कि एक ऐसा गहरा दुख है जो मौत में जम गया है। वो धीरे से कहती है, तुम दोषी नहीं थे। राघव कांपती हुई आवाज में पूछता है, तो मुझे क्यों बुलाया? और कावेरी जो जवाब देती है वो इस कहानी का सार है। वो कहती है
क्योंकि तुम्हारे खून ने उन्हें बचाया। इसका क्या मतलब हो सकता है? ये बहुत गहरी बात है। वो कह रही है कि तुम्हारे पिता ने तुम्हारी झूठी कसम खाकर मेरे हत्यारों को बचाया। तुम्हारी जिंदगी की शुरुआत मेरे सच की मौत से हुई। हाँ, और तभी पेड़ के पीछे से उन सभी मरे हुए आदमियों के चेहरे दिखाई देते हैं जिनके पाप पर राघव के पिता ने पर्दा डाला था। कावेरी राघव के माथे को छूती और कहती है, तुम्हारे पिता ने मेरा सच छिपाया, तो अब तुम इसे ढोगे। 1 मिनट यहाँ रुकते हैं। ये बदला नहीं है, ये जिम्मेदारी का हस्तांतरण है। ये बहुत शक्तिशाली विचार हैं। हाँ, कावेरी उसे मार सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने राघव को एक ऐसी सजा दी है जो शायद मौत से भी बदतर है। उसने उसे उस गांव के दबे हुए सच का एक जीता जागता स्मारक बना दिया है। तो एक तरह से वो बदला नहीं ले रही, बल्कि अपनी जिम्मेदारी राघव को सौंप रही है। सच का बोझ अब राघव उठाएगा। बिल्कुल। राघव अब कोई आम इंसान नहीं रहा, वो एक प्रतीक बन गया है, उस अन्याय का, उस अपराध बोध का, जिसे गांव भूलना चाहता है। अगली सुबह गांव वाले राघव को पेड़ के पास जिंदा पाते हैं। वो बैठा है और कहानी के अनुसार मुस्कुरा रहा है, लेकिन वो अब पहले जैसा राघव नहीं है। उस दिन के बाद से हर रात ठीक 2:17 पर राघव अपने घर से निकलता है और चुपचाप उस बरगद के पेड़ तक जाता है। और गांव वाले कहते हैं कि अब वहां एक नहीं 2 साए दिखते हैं। एक लटका हुआ और एक चुपचाप उसके नीचे खड़ा हुआ। हत्याएं बंद हो गईं, गांव वापस अपनी सामान्य जिंदगी में लौट आया। लेकिन कहानी का अंत कहता है कि अब लोग बरगद के पेड़ के पास डर की वजह से नहीं जाते। अब वो वहां इसलिए नहीं जाते क्योंकि अब वहां सच रहता है। ये लाइन बहुत कुछ कह जाती है। वो पेड़ अब सिर्फ एक डरावनी जगह नहीं, बल्कि एक स्मारक है, एक याद है उस अन्याय की जिसे भुला दिया गया था। अगर हम इस पूरी चर्चा से मुख्य बातें निकालें तो ये साफ है कि ये कहानी सिर्फ एक भूत के बारे में नहीं है। ये दिखाती है कि कैसे अन्याय और अपराध बोध पीढ़ियों तक एक जगह को, एक समाज को परेशान कर सकते हैं। सच। एक बार दबा दिए जाने के बाद कभी शांति से नहीं रहता। वो किसी न किसी रूप में वापस लौटता है, न्याय मांगने के लिए नहीं तो कम से कम याद रखे जाने के लिए। इस कहानी में न्याय एक अलौकिक रूप में आता है, लेकिन ये हमें एक बड़े सवाल पर सोचने के लिए मजबूर करती है। और वो सवाल क्या है? सोचने वाली बात यह है कि जब समाज और हमारी कानूनी व्यवस्था न्याय देने में विफल हो जाती है, तो क्या दबे हुए सच इसी तरह भूत बनकर पीढ़ियों को परेशान करते रहते हैं? क्या हर गांव, हर शहर, हर समाज का अपना एक भैरवपुर का बरगद होता है, जहां कोई ना कोई दफनाया हुआ सच अपनी वापसी का याद किए जाने का इंतजार कर रहा होता है?